हाय दोस्तों, आइए देखते हैं यूपीएससी आईएएस का पेपर 2021 में कैसे इसको सॉल्व करते हैं इजी तरीके से। कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जो बेहद इजी तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन के केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। इसमें समता का अधिकार है, राज्य के नीति के निदेशक तत्व हैं, स्वातंत्र का अधिकार, कल्याण की अवधारणा। इसमें जो होगा धन के केंद्रीकरण, इसका इंग्लिश वर्जन देखिए। इसमें इंग्लिश में दिया है वेल्थ वायलेंस। तो वेल्थ ऑफ स्टेट की जो है चर्चा किस में किया गया है, डीपीएसपी में कि मूल अधिकार में। तो यहाँ पे आपको यहाँ से समझना था वेल्थ ऑफ वायलेंस का जो है वो किस में है, वेल्थ। इसमें लोग लगा रहे थे ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर लगाया था, लेकिन हमने लगाया था इसमें राज्य की नीति निदेशक तत्व। और ये आंसर सही भी है क्योंकि राज्य के जो स्वास्थ्य की वेल्थ की बात किया गया है वो राज्य की नीति निदेशक तत्व में किया गया है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा केंद्रीकरण। धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का। दूसरा है भारत के संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह न तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार है। इसका आंसर लोगों ने बहुत ही कंफ्यूज किया था। इसका आंसर जो होगा यह एक कानूनी अधिकार है और जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ऐसा नहीं कि यह केवल नागरिकों को प्राप्त है या केवल विदेशों को, विदेश मतलब सबको प्राप्त है, किसी भी नागरिक को, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी। और आपको पता होना चाहिए कि संपत्ति के अधिकार जो है उसको किसमें, कानूनी अधिकार में शामिल करके। यूपीएससी का ये दूसरा क्वेश्चन है। सेट देख लीजिए, सेट सी का। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें पहला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फोर्थ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका जो है आंसर होगा, अब इसको आपको लोगों ने यहाँ पे इसको टी लगाया था, लेकिन इसका आंसर जो है हमने बी लगाया था और बी एग्जैक्टली सही है क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक स्थिति क्या है। आपको इस समय का नहीं, इस समय तो हालांकि 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत बलवंत राय मेहता की कमेटी जो थी उन्होंने 3 शब्द नया जोड़ा। आपको पता होना चाहिए कि उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। लेकिन आपसे यह नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस समय संविधान की स्थिति क्या थी। तो उस समय भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था। ये देखिए, सेवरेंटी डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था, मतलब प्रभुत्व संपन्न भी था और लोकतांत्रिक था। प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक दोनों था। यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये सब बाद में जोड़ेगा। इसका एग्जैक्टली आंसर 3 बी होगा। ये देखिए, इसमें बी होगा और इसमें ये होगा, बी होगा इसमें भी और इसमें बी होगा। कितने अच्छे से हमने इसको लगाया था आंसर और एग्जैक्टली आंसर ये सब सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है सांविधिक सरकार। इसका इंग्लिश वर्जन देखिए। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ये तो हो गया है। इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, एक संवैधानिक सरकार का क्या मतलब होता है आपको यहाँ पे बताना है। कोई भी संवैधानिक सरकार है उसका क्या मतलब होता है। किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हों, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हों, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। इसका आंसर यही होगा। अर्थात सांविधिक सरकार वही होगा जो, कोई सरकार ऐसा होगा जो संविधान की सीमाओं से, जो संविधान का जो सीमा है उसका मतलब ऐसा नहीं, उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो लिमिटेशन है उसके अंदर यहाँ पे जो है देखिए, इसका आंसर होगा लिमिटेड गवर्नमेंट का, सीमित सरकार का। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया इस तरीके से, लिमिट बाय द टर्म, यानी कि
संविधान की सीमाओं के भीतर हो, संविधान में लिमिट हो, ऐसा नहीं कि संविधान के बाहर, तो वो सरकार जो होगा संवैधानिक सरकार होगा। ठीक। 5वां क्वेश्चन देखिए यूपीएससी का, भारत के संदर्भ में हल्बी हो कोई पद किससे संबंधित। इसमें हमने इसको समझा था हो, आपको पता होगा हो एक जनजाति है जो कि क्या है, झारखंड की तरफ पाया जाता है हो जनजाति। तो ये किससे संबंधित है, आपको यहाँ बस इसी से टिक, अगर आपको पता होता ये वाला ही, तब भी आप इसको समझते कि ये जनजाति से संबंधित है, जनजाति भाषा हुआ, ऐसी बात है। ये था पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप, वाद्य यंत्र, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला, जनजाति भाषा। तो इसका जो होगा एग्जैक्टली जनजातीय भाषा। ठीक है दोस्तों, ये था संविधान का क्वेश्चन। आइए आप लोगों को अब हम इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। जैसे 100 क्वेश्चन में आया था इकोनॉमिक्स का, आज हम बस इकोनॉमिक्स और संविधान के कुछ क्वेश्चन कराएंगे और आप लोगों को समझ आएगा तो आगे भी कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। सार्वजनिक ऋण की चुकौती, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीय के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। आपको ये बताइए, देश में मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइकली बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी ऑफ इट्स इफेक्ट। मतलब इन्फ्लेशनरी का जो इन्फ्लेशन होता है उसका सबसे ज़्यादा क्या क्या कारण हो सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा जब भी हम न्यू मुद्रा का क्रिएट करते हैं अपनी बजट में, फाइनेंशियल सिस्टम में, तो जाहिर सी बात है उस समय इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको आपको एग्जैक्टली एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसको आपको यहाँ पे लगाना था डी क्वेश्चन, डी आंसर। ठीक है, नई मुद्रा का सृजन करने से। 99 क्वेश्चन देखिए, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत की चिंता का प्रमुख कारण है। आपको इसमें लगाना था जैसे कि भारत सरकार में जो काला धन है उसका अगर बढ़ रहा है तो उसका क्या प्रमुख कारण हो सकता है, क्यों सरकार चिंता है। अब इसमें दिया स्थावर संपदा के क्रय और विलासितापूर्ण आवास में निवेश के संसाधन का प्रयोजन, अनुपाद गतिविधियों में निवेश और जवाहरात गहने सोना इत्यादि का क्रय, राजनीतिक दलों को बड़े चंदे, क्षेत्रवाद का विकास। इन तीनों क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, तीनों में भी आप जा सकते हैं, लेकिन हमने जो आंसर लगाया था वो डी, और एग्जैक्टली इसका डी सही है क्योंकि इसका इंग्लिश वर्जन देखिए, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू टैक्स द एक्सक्यूअर ड्यू टू टैक्स इवेजन। क्योंकि अगर काले धन का सबसे ज़्यादा चिंता का कारण किस सरकार को है तो टैक्स इवेजन, क्योंकि लोग जो है कर अपवंचन, टैक्स नहीं जमा करेंगे और उस धन का जो है बेनिफिट सरकार को नहीं प्राप्त होगा और ना ही जनता के पास सही से एग्जैक्ट जा पाएगा। उसका जो भी आर्थिक लाभ होगा सरकार अगर करती है, जब सरकार रेवेन्यू ही नहीं पाएगी, टैक्स ही नहीं पाएगी, तो सरकार कैसे मदद करेगी। तो सबसे ज़्यादा अगर डर किसी का है, प्रमुख कारण तो यही है, टैक्स इवेजन, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि, कर अपवंचन के कारण, टैक्स इवेजन के कारण राजकोष में जो होगी, राजकोष यानी भारत के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको राजस्व नहीं मिलेगा, तो वो जाहिर सी बात है इसके खिलाफ वो कार्रवाई करेगा। दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चन, हम आप लोगों के लिए इस तरीके से करवा देंगे पूरा क्वेश्चन 100 के 100। अगर आप लोग को ये सीरीज अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।